अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, हमारा जो एक सीरीज़ चल रही है बिछड़ गए के हवाले से, और वो है 16 दिसंबर 1971। आपको पता है हमारा मुल्क जो था वो इतने अजीज़, हम सब का बहुत ही प्यारा मुल्क दो लख्त किया गया था, और उसकी हम दास्तान जो है उसको रकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है तो इतनी दिल गिरफ्तार कर देने वाली दास्तान, लेकिन ज़ाहिर है कि जो कौमें ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपनी फतूहात के ऊपर अल्लाह का न सिर्फ शुक्र अदा करती हैं, बल्कि उनमें भी अपनी कमज़ोरियों का इयादा करती रहती हैं, देखती रहती हैं, उनका इहाता करती रहती हैं, और जो उनके कुछ सानेहात होते हैं उनसे भी सबक सीखती हैं। इकबाल ने कहा था ना कि वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। जो एहसास ज़ियां है वो नहीं जाना चाहिए। 16 दिसंबर 1971 के हवाले से हमने देखा कि हमने आहिस्ता-आहिस्ता उसको भुलाना शुरू कर दिया। मुझे याद है मेरे जर्नलिस्टिक करियर में भी हम देखा करते थे कि 16 दिसंबर वाले दिन कुछ एडिशंस ही कम से कम छप जाते थे। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो अखबारात के एडिशंस जो हैं वो भी कम होना शुरू हो गए और ख़त्म होना शुरू हो गए। तो ये चीज़ जो है ये गलत है। ये कौमों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी किसी भी मामलात जो हैं, उनकी जो बुरे मामलात भी हैं, सानेहात भी हैं, उनसे भी सबक सीखें। उनको भुलाने का जो है वो काम वो गलत है। अच्छा, अब दूसरा देखें कि ये आज के दिन ही ये सानिया हुआ कि 16 दिसंबर का जो वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल का हुआ। यानी दुश्मन ने पहले ही हमारा जो कलेजे के ऊपर वार किया, फिर दूसरा उसी दिन उन्होंने वो किया ताकि इनको मज़ीद ज़ख्म जो है वो ताज़ा किया जाए, क्योंकि ये भूल रहे थे। उन्होंने सोचा कि हम इसको याद करवाएँ इनको कि हमने इनके साथ क्या-क्या किया। तो इसका ही आज तजिया हम करने के लिए बैठे हुए हैं, और ये जो दास्तान है इसका आज तीसरा हिस्सा है, और हमारे साथ हस्बे मामूल जनाब कर्नल फ़ारूक साहब मौजूद हैं, ज़ियाई फ़ारूक साहब। कर्नल साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब, आज का दिन 16 दिसंबर का दिन, और ये बहुत ही मुझे पता है आपके लिए भी पर्सनली भी बहुत ही दर्दनाक किस्म का दिन है, क्योंकि जो दर्द आपने फील किया होगा वो ज़ाहिर है कि मैंने तो नहीं फील किया, मैं तो वो समझ भी नहीं सकता हूँ। तो आज ज़रा बताएं कि 16 दिसंबर वाले दिन फिर क्या हुआ, किस तरीके से मामला जो थे वो यहाँ तक पहुंचे थे? देखिए जी, 15-16 दिसंबर की रात को हमारी सिचुएशन ये थी कि बातचीत तो चल रही थी इंडियंस के साथ और यूएनओ के साथ कि इसको सरेंडर वगैरह की, लेकिन एट द सेम टाइम उस दिन पोजीशन ये थी कि दो ऑप्शन में से हमें एक करना होगा। या तो ये है कि ढाका के गली कूचे में हमें लड़ाई करनी पड़ेगी और हम उसके लिए लड़ेंगे, या ये था कि इसके लिए यूएनओ कोई अपना रोल अदा करेगी। लेकिन सरेंडर का एज सच वहां पर ढाका में रहते हुए हम लोगों को भी नहीं इल्म था कि इस हद तक चले जाएंगे हम। 16 दिसंबर को 15 की रात को मैं खुद ऑपरेशन पे था। 15-16 की रात को हुआ ये था कि हेडक्वार्टर से इन्होंने जूनियर अफसरों को कहा कि इनको आप ऑपरेशन पे निकालें, ये जो स्ट्रीट फाइट होनी है इसके लिए, और जो पुराने बाहर से काफी जख्मी अफसर आए हुए थे इधर उधर, उनको ये टास्क दफ्तर का बेशक दे दें। तो मुझे भी एक कंपनी 200 आदमी की कंपनी देकर ये टास्क दिया गया कि मैं अपना जो एक हमें थ्रेट पड़ सकता था मुफ्तीज का, वो एक जस्ट हमारा यहाँ लाहौर के पास बुढ़ा दरिया है ना, वहां बूढ़ी गंगा एक रिवर था, उसके किनारे के पार करानी गंज तक वहां युवा इकट्ठे हुए थे। तो ये था कि अगर वो सारे मिलके एक दफा से पड़ गए इधर से तो शायद आर्मी भी उसके लिए मुश्किल हो जाए गली कुचे में लड़ना। वहां पर लालबाग पुलिस स्टेशन था, वहां पर मैंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। बिहारी वहां इंस्पेक्टर था, मुबीन एक SHO, और वहां से मैंने सुबह सवेरे जो 16 की मॉर्निंग थी उसको आगे सिक्योर किया दरिया को जाके, और दरिया के पार जाना था, लेकिन उधर से मुफ्ती ऑलरेडी मौजूद थे वहां पर, इंडियन उनके साथ थे, और वहां से वो अपना फायर करके हमारी तरफ वो दरिया के पार चले गए। मैं कश्ती इकट्ठी कर रहा था, और इसलिए कि दरिया के पार जाके परला एक किनारा सिक्योर करना था। लेकिन हमारे एक जो हमारे अपने एक बहुत सीनियर सूबेदार थे, जो कि मेरी पैदाइश से बहुत पहले
कि ये हुरमेल के खिलाफ लड़के शहीद हो, वो फारिग हो चुके हुए थे, रिटायर होके हुए थे, इतने बुरे थे लोग। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये जो भागे हैं लोग, इसलिए फलां जगह पर ये दुश्मन हो सकता है। सो वी वेंट, आई वेंट अराउंड, तो एक वांटेज पोजीशन से जाके देखा तो वहां पर वो मशीन गन लगा के तैयार बैठे थे कि हम दरिया में उतरे, जो ही हमने कश्तियां दरिया में उतारनी तो उन्होंने फायर कर देना था, और ये सिटिंग डॉक थी उनके पास। बहरहाल उस दिन हमने ऑपरेशन अभी उधर ही थे, तो हमें इतला मिल गई कि जो है ये सरेंडर का बातचीत खत्म हो गई, डिसाइड हो गया। मुझे वापस बुलाया गया हेडक्वार्टर में एक अजीब सा इत्तेफाक था। पीलखाना में, ये कैंट से दूर था, 10-12 मील दूर था। वहां पर जब हम आए तो कुछ लोग इकट्ठे थे, कुछ लोग हमारे फंसे हुए थे जहां पर। वो ये हुआ था कि कोशिश की गई, कहा गया कि जहां जहां से लोग हैं करीब एक दूसरे के हो जाए, इकट्ठे हो जाए जहां पर होते हैं, ताकि इकट्ठे होकर लड़ना जो है वो आसान हो जाएगा। उस वक्त इन बदनसीब आंखों ने देखा, सुबह का टाइम था, फोरनून था, 3 जहाज उनके आए हैं, इंडियन हेलीकॉप्टर उतरे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आए थे, पहले जो डिसीजन करने के लिए था। अब ये था कि हुआ ये था कि मेमन सिंह की तरफ से एक जो उनका 101 कम्युनिकेशन जोन डिवीजन था वो चल पड़ा था हमारा। मैं थोड़ा सा उसमें बता दूं कि ये अगर मशरकी पाकिस्तान का नक्शा मेरे पास, इसमें ये जगह ये मेमन सिंह बनता है, ये जगह जिसका बनता है ना, दिस इज द प्लेस। ये यहाँ से ये सीधा ढाके को यहाँ आए इस तरह। इस पूरे ये जो ढाका बाउल को क्रॉस करता हुआ आता है, इस पर हमारे जो 36 डिवीजन का एक ब्रिगेड लगा हुआ था, मैंने बताया कल भी, 130 किलोमीटर पर 2 बटालियन लगी हुई थी, टोटल इन्फेंट्री बटालियन। बाकी लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए थे। अब वो 1400 बंदा जो था वो एक डिवीजन को कहां तक रोक सकता था, जबकि उनके पीछे छाता बरदार 2 बटालियन उतारी गई थी और चारों तरफ से उनके बाकी भी जो फोर्स थी कन्वर्ज कर रही थी। लिहाजा हमारी फोर्स जो थी वो टुकड़ों में बट गई और उसको ढाका फॉल करने से रास्ते में रोक दिया गया। और ये जो सड़क थी ये उनके कब्जे में आ गई थी और ये सीधी सुबह सवेरे ये मीरपुर पुल के पहले टुंगी के पास है, जहाँ कैंटोनमेंट में को मेन रास्ता लगता था, कैंट की एंट्री बनती है। वहां पर हमारे लोग जो थे, वहां पर सख्त रेजिस्टेंस का उनको सामना हुआ। ये 16 की सुबह की बात कर रहा हूं, और उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा क्योंकि उनके लिए खुला था सब कुछ। टुंगी से बदल के उन्होंने नॉर्थ की तरफ से डिटूर लिया और मीरपुर पुल पर आ गए। मीरपुर पुल के ऊपर हमारी ईपीआर की कंपनी लगी हुई थी, ईपीसीएफ उस वक्त कहते थे उसको, मेजर सलामत उसके इंचार्ज थे। और वो भी कंपनी कैसे, इधर उधर से बंदे खींच के रात को ही उसको वहां लगाया गया था कि ये इलाका खुला है, इसको दुश्मन को रोकना है यहाँ पर। तो जो ही वो मीरपुर पुल पर पहुंचे हैं तो हमारे लोगों ने फायर किया, उनके 6-7 बंदे मार दिए, 2 जीपें छोड़ के और 8-10 लाशें छोड़ के उनको पीछे हटना पड़ा। ये ढाका की बात कर रहा हूँ, मल्ला है मीरपुर उसका, यहां पर उनको पीछे हटना पड़ा। जनरल नागरा उसके पीछे आ रहा था, कमांडर उनका, वहां पर उसने रुकाया और उसने वहां से चिट भेजी जब नियाजी साहब को कि मुझे रिसीव करें, किसी को भेजे और मुझे अंदर ले आए। लिहाजा यहां से जनरल जमशेद को भेजा गया जो ढाका का इंचार्ज था, और उन्होंने जाकर वो सीज फायर करवाया अपने लोगों को, और उसके बाद वहां से उसको साथ लेके हेडक्वार्टर कमांड ले आए। उसके बाद ये कार्रवाई सारी शुरू हुई है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट बताना चाहता था कि 16 की सुबह को भी आपके लोग वैसे ही लड़ रहे थे। आखिरी मोर्चा था जो रात को था, वहां पे भी 8-10 बंदे मार दिए उनके, 2 जीपें उनकी तबाह की। और फिर उसके बाद जब ये पता चला कि ये तो डिसीजन हो गया है, उसके बाद यहाँ से फिर वो एंट्री हुई। ये इलाका जो था ये बिहारियों का था मेनली। खैर उसके बाद दोपहर को जो मेन डॉक्यूमेंट बना है 2 बज के कुछ मिनट पे,
वो उनका जनरल अरोड़ा आया और पलटन मैदान में वहां पर जनरल न्याजी से वो जो डॉक्यूमेंट साइन करवाया गया, 1 पेज डॉक्यूमेंट था, वो साइन हुआ। उस वक्त तक बहुत सारे मुफ्ती जो थे वो चारों तरफ ढाके के आ चुके थे और एंट्री अंदर करना चाहते थे। और उससे पहले हमें पता चल चुका था कि एक एक करके उन्होंने तकरीबन 50,000 के करीब मुफ्ती ऑलरेडी ढाके में डाल दी, इन्फिल्ट्रेट कर दिया हुआ था। वो ढाका के इसीलिए था कि अगर स्ट्रीट फाइट होती है तो 50,000 मुफ्ती जो है वो ढाके के अंदर मौजूद हो। और ढाका में वो काफी 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। वो क्या करते थे कि जो उनके ये सब्जियों की टोकरियां होती थी, इनके नीचे हथियार आते थे और वो मोहल्ले में चली जाती थी जहाँ पे उनको दिया होता था। वो खाली आते थे लोग जो मुफ्ती वाले थे, और हर घर को ये हुक्म था कि आजादी करीब है, लिहाजा हर घर 5 आदमियों के सोने की खाने का इंतजाम करके रखे। हर घर, ये हुक्म था उनके लिए और वो लोग कर रहे थे। लिहाजा वो 50,000 बंदा जो मुफ्ती है वो अंदर से ही निकल आया। लिहाजा स्ट्रीट फाइट भी हमारे लिए कोई इतनी आसान नहीं रही थी। खैर, इतने में जब ये डॉक्यूमेंट साइन हुआ तो उस वक्त फैसला ये किया गया कि चूंकि हिंदुस्तानी फोर्स बहुत ज्यादा अभी तक नहीं आई और 50,000 मुफ्ती अंदर से निकल आए हैं, लिहाजा पाकिस्तान आर्मी को और वो लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ थे, इनको खतरा बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये हथियार फिलहाल नहीं देंगे। तो फैसला ये हुआ इंडियन के साथ कि जब तक उनकी इंडियन फोर्स आ नहीं जाती उस वक्त तक यहाँ पर कोई भी एक दूसरे पे फायर नहीं करेगा। लिहाजा उस दिन 16 तारीख को पिछले पहर ट्रक 3 फिर रहे थे, इंडियन आर्मी के ट्रक फिर रहे थे, पाकिस्तान आर्मी के भी ट्रक इकट्ठे करते फिर रहे थे एक दूसरे को, और मुक्ति बाहिनी के ट्रक भी फिर रहे थे और सफेद झंडे सबने लगाए हुए थे और एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। इंसिडेंट यहां पर नहीं हुआ, लेकिन इसके अलावा जहां पर उनको बिहारी या बंगाली वो लोग जो हमारे साथी थे, वहां पर कत्लेआम शुरू हो चुका हुआ था। और वो जो बाद में हमारे पे इल्जाम लगा कि हमने इंटेलेक्चुअल्स उनके कत्ल करवाए थे, ये उन्होंने 2-3 दिन पहले गिरफ्तार किए हुए थे पहले, क्योंकि ये लिखते थे हमारे लिए, पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए लिखने वाले लोग थे, अकल वाले लोग थे। तो उन्होंने गिरफ्तार किए हुए थे जो उस दिन उन्होंने कत्ल कर दिए ताकि इल्जाम पाकिस्तान आर्मी पे लगाया जाए। ये एक डिसीजन हुआ कि ये जो हथियार हैं ये हम कैरी करेंगे। लिहाजा 17 उसी तारीख को पीलखाना में हमें उन्होंने कहा जी कैंट शिफ्ट कर जाए सारे के सारे। लिहाजा हम चूंकि आर्मी में नहीं थे, उसमें पीलखाना में होते थे, हमें भी अपने साजो सामान के साथ कैंट शिफ्ट कर गए और वहां पर इंडियंस ने वो कैंप बन गया, कैंट जो था वहां का ढाका का। और वहां पर हम 17 और 18 तक हमारे हथियार हमारे पास थे। जो सेरेमनी आपको दिखाई जाती है हथियार जमीन पर डालने वाली, वो 19 को हुई है, 19 को सुबह 10 बजे। बहुत दर्दनाक मौका था, बहुत दर्दनाक। आप वहीं पे थे? जी, मैं उस परेड में शामिल था मैं। अब उसमें क्या हुआ कि हमें वहां से ये उन्होंने कहा कि जब अम्युनिशन सारा खाली कर दे हथियारों से, अम्युनिशन ले लिया गया, ट्रकों में हमें भर के वहां ले जाया गया। वहां पर जाकर हम लोग सब लाइन अप हुए और जनरल जमशेद हमारे कमान कर रहे थे आगे वहां पर भी उस दिन। एयरवार ये अपना शरीफ साहब जो बाद में एडमिरल बने हैं ये भी थे, और सारे जो थे यू यू की शक्ल में उन्होंने हमारा हमने खड़े हुए। और उसके बाद जनरल जमशेद ने इजाजत लेकर उससे कहा कि हथियार बर जमीन। हमने हथियार जमीन पे किए और 15 कदम पीछे मार्च। उसी तरीके से हम 15 कदम पीछे चले गए हथियारों को छोड़ के। दुनिया के कैमरे चले और मुजीब की फैमिली को भी उन्होंने बुलाया हुआ था ये मंजर दिखाने के लिए। उसके बाद एक जो इंडियन उनका था जैकब, जनरल जैकब था उनका चीफ ऑफ स्टाफ जो था ईस्टर्न कमांड का, उसने एड्रेस किया और उसने कहा बताया कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत आप सारे प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, और प्रिजनर ऑफ वॉर जो होता है वो अपने जिस मुल्क के में जो मुल्क प्रिजनर बनाता है वो उसके एक सिपाही का उसको दिया जाता है
फैसिलिटीज, और डिसिप्लिन में भी वो एक सिपाही, यानी हम सब लोग एक हिंदुस्तान की सिपाही की हैसियत से बाकी वक्त जो था हमारा वो इस तरह होना था, ये स्टेटस था। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक 2 रैंक होते हैं, जनरल और सोल्जर। फुल कर्नल जो थे, रेड टेप जितने होते हैं उनको जनरल काउंट किया जाता है ऊपर, और उससे नीचे लेफ्टिनेंट कर्नल और नीचे जितने भी प्लेइंग कैप्टन होते हैं सबको एज ए सोल्जर ट्रीट किया जाता है। खैर, उसके बाद ये वो वहां पर ये हुआ तो नेचुरली उनके अपने बहुत ज्यादा जो हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी भी बनानी थी और धमाके भी करने थे, और बहुत ज्यादा वो जो थे, हम वहां पर 7-8 दिन रहे ढाका के अंदर। उसके बाद हमें वहां से शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने अपना प्लान किया होगा शिफ्टिंग टू इंडिया। वहां से हम नारायणगंज 14 किलोमीटर टोटल है, लेकिन इन्होंने मालगाड़ी के वो जो डब्बे होते हैं जिनके दोनों तरफ खुले होते हैं उसमें बिठाया, और कोई 2 घंटे और घंटा डेढ़ जो था वो 14 किलोमीटर जो एक स्नेल की रफ्तार से उसको लेके वहां तक आए, इसलिए ताकि हमारा तमाशा बनाया जा सके। ये एक एक चीज जो थी, ये दर्द तो बहुत देती थी, लेकिन हम उस वक्त कर कुछ नहीं सकते। बहरहाल जहां पर थे लोग वहां पर ही सरेंडर किया गया, वहां की यूनिट्स के साथ। उस टाइम हम जो 28 को वहां से हम शुरू हुआ जर्नी हमारा। सुबह हम नारायणगंज पहुंचे। नारायणगंज से हमें एक जहाज, छोटा जहाज था माल बरदार, उसमें बिठा के दरियाए पद्मा के जरिए से गोलंदो घाट ले आए, और यहाँ से हमें ये जो फरीदपुर रेलवे स्टेशन है, फरीदपुर मुजीब का जिला था, वहां से हमें गुलंदो घाट से 3 किलोमीटर पैदल चलना था संगीनों के साए में, और वहां से हमें वहां फरीदपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी में बैठा था। इस दौरान एक इंतहाई, मैं आपको अर्ज करता हूं 2 चीजें मैं जो बताना चाहता हूं। मैंने ढाका में रोते हुए लोगों को छोड़ा, मिला हूं मैं और रोते हुए छोड़ा है। मैंने बीच में लिखा है कि वहां के लोग मुझे कैद के अंदर भी मिलने के लिए आए, ठीक है, ऐसे भी लोग थे वहां पर जब हम कैद के अंदर थे। फिर गुलंदू घाट से जब हम पैदल चल रहे थे तो उस वक्त लोग करीब आते थे, हमें शहर से बाहर थोड़ा रोका गया, तो एक बाबा जो था बंगाली में, वो रोता हुआ करीब सिसकियां लेता करीब आया, एंड ही सेड के बाबा कि हम ऐसे तो नहीं चाहते थे कभी, रोता हुआ आया, करीब हुआ, उस संतरी ने पीछे किया, मैंने आगे टूटी फूटी बंगाली में कहा, मैंने कहा बाबा আমি আবার আসবো, আপনি কিছু চিন্তা করেন নাই। Well, he said, he looked toward the sky and he said कि अच्छा अल्लाह तुम्हारा हाफिज, he said in Bengali, दुआ दी। तो मैं मुझसे इंडियन संतरी पूछता है कि जी ये क्या कह रहा था, मैंने कहा ये कह रहा था। उसने जाकर अपने अफसर को बताया, और वो हैरान हुए कि मुजीब के जिले के अंदर भी ऐसा भी थे लोग जो आज भी उसी तरह रो रहे थे। तो कुछ ये लोग भी थे जिनका जिक्र करना जरूरी होता है। वहां से हम ट्रेन में हमें डाला गया। अफसरों के लिए एक इंटर क्लास का डब्बा था जिसके ऊपर चारों तरफ तारें बुनी हुई थी, और जवानों के लिए माल गाड़ी का डब्बे जो थे उनके अंदर इनको धकेला गया इतना कि कोई बैठे या खड़ा हो, धकेल कर जिस तरह किया जाता है उसी तरह करके बाहर से बंद कर दिया गया। और हमारा ये सफर शुरू हुआ। 4 रातें और 3 दिन हम उस गाड़ी में सफर करते रहे। उस गाड़ी के अंदर 4 रातें और 3 दिन जवान बंद थे, कोई पानी का इंतजाम नहीं था, ये सिर्फ उसको खड़े होने की जगह थी अंदर, इतने धकेल के किए गए थे कि उसका पेशाब, उसका एक्सक्रीटा, जो कुछ उसने करना है वो भी है उसी पोजीशन में। और उसके बाद उसमें और थोड़ा ऊंचाई पे बनी हुई बैरकें थी, वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उनके अंदर रखा गया था। तो वहां से हम दूर तक देख सकते थे, कोई आबादी नजर नहीं आती थी, लेकिन वहां से भागने के चांसेस तकरीबन ना होने के बाद बाकी जो था वहां पे फिर उस वक्त हमने वहां पे किया, और वहां पे हमारी इंटरोगेशन हुई।
इन्होंने पहले सबसे पहले तो हमारे आपस में बीच में डालने के लिए काफी कुछ जो किया, कुछ चीजें मैं वहां बताना चाहूंगा आपको। एक तो ये था कि हमारे लिए बहुत ज्यादा लोग आते थे तकरीर करने के लिए। उनमें से एक ने अपना नाम यूनुस बताया और उसने कहा कि मैं वली खान का भांजा हूं। उसने, और सबका एक ही था। खैर उसका तो हमारे पठान अफसरों ने काफी खासी की, अगर वो भांजा था या नहीं था। खैर उसके बाद ये था कि वो जो बंदे, उनका ज्यादा जो था वो ये था, ब्रेन वॉशिंग करना फॉर अखंड भारत। उनके बहुत अजायम बहुत ऊंचे थे। साहबजादे इतने दुश्मन हाथ में आ जाएं तो उनका मोराल तो ऊंचा होना ही था। उसके बाद उन्होंने ये किया कि हमारे अफसरों को बुलाते थे इंटरोगेशन के लिए। 4 अफसर बुलाए हैं, 3 को बुरी तरह इंटरोगेशन किया है, चौथे को एक लफ्ज नहीं पूछा, छोड़ दिया, शाम आ गए वापस। अब जब कैंप वाले सारे पूछते थे तो 3 तो फर फर बताते थे क्या कुछ हुआ, चौथे के पास बताने को कुछ नहीं होता था। इस तरह करके 2 3 4 दफा जब हुआ तो उन्होंने हमारे में डाउट पैदा कर दिया कि ये जो चौथा अफसर नहीं बोलता ये क्या वजह है, इसको क्यों छोड़ा गया। तो हमारे सीनियर बैठे और उन्होंने जब इस चीज के मामला की तह तक पहुंचे तो उन्होंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आपको बता दूं कि मैं 2 साल 4 महीने 12 दिन कैद रहा हूं वहां पर। एक भी बंदा, पाकिस्तान का बेटा, उसको वो तोड़ नहीं सके। एक भी। मर गए हैं, कोई बात नहीं, सजाएं हुई हैं। मुझे लोग कहते हैं कि किताबें क्यों नहीं लिखी थी, तकालीफ जो आपको दी जाती थी। मैंने कहा मैंने लिख के क्या करना है, दुश्मन से मैं क्या उम्मीद करता हूं। वो दुश्मन ठीक था, बात, ठीक बात। तकलीफ दी है ना, तो मैंने सही सही है। और खुदा गवाह है, हम लोगों ने यौम पाकिस्तान यानी कि 14 अगस्त को जो हमारा यौम आजादी था, ठीक है, उस दिन हमने सुबह सवेरे पाकिस्तान का झंडा इंडियन कैंप में लगाकर कौमी तराना गाया। ठीक है जी, हमने, हमें ये बताना था वहां पर कि हम जिंदा हैं। ठीक है, हार जीत फौजों में होती रहती है, लेकिन हम जिंदा हैं और हम फिर इसी तरह लड़ेंगे। दिस वाज, उसके लिए हमें सजाएं हुई हैं, बाद में काफी सजाएं हुई हैं। मैं खुद इंडिविजुअल सजाएं भी लेता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं नहीं लिखा, इसलिए कि यहां पर कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि इसका ताना भी बना लेते हैं। वेल, वो ढिठाई की इंतहा होती है, यू कैन से दैट। उसके बाद ये हुआ कि वहां पर हमें ये अलाउड था कि आप बाकी किताबें जो पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन एक तो मिलिट्री प्रोफेशनल किताबें नहीं पढ़ सकते, और एक जो जज्बात गर्म करने वाली और जो इस तरह की जो मुहिम्माती किस्म की किताबें थी वो नहीं पढ़ेंगे। बाकी आप जो था मजहबी किताबें ले सकते हैं, दूसरी ले सकते हैं। और मैंने वहां पर, मैंने कुछ, मुझे दुख भी थे, तो मैंने शायरी शुरू कर दी। मैंने सोचा था कि शायर बनते हैं कैद में लोग। मैंने शायरी शुरू कर दी, 2 नज़में लिखी, और एक वहां पे एक हमारे सीनियर थे, उनको प्रोफेसर साहब हम कहते थे, वो एजुकेशन के मेजर थे, सीनियर बहुत पुराने मेजर थे। मैं उनके पास ले गया कि मुझे तस्हीह करें कुछ। उन्होंने मुझे बिठा के मुझे समझाना, आहिस्ता आहिस्ता समझाना शुरू कर दिया। मुझे कहते हैं कि शायरी ना तो किसी का बन सकती है वसीला रोजगार बन सकती है, ना किसी का कैरियर बन सकती है, ना तुम्हारी शक्ल शायर जैसी है। खैर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी क्या करूं, उन्होंने कहा कि जी तालीम हासिल कर। कहाँ से किया, मैंने कहा जी इंटरमीडिएट करके मैंने ज्वाइन कर लिया था आर्मी। उन्होंने कहा कि जी फिर ग्रेजुएशन की पीएमए में। आई सेड नहीं, 6 महीने का कोर्स, शॉर्ट कोर्स था, कोई ग्रेजुएशन नहीं की। कहते फिर जाके क्या क्लर्क में लगोगे वापस जाके, तो बेहतर यह है कि आप अपने तालीम शुरू कर दें। वहां पर ये होता था कि अगर किसी को कुछ आता था तो वो क्लास बना लेता था और बाकी क्लास ज्वाइन करते थे जो उसमें लाइक करने वाले होते थे। सबसे पहले मैंने, हमारे एक लेफ्टिनेंट थे नेवी के, जो बाद में एडमिरल रिटायर हुए हैं, उनका हयात उनका नाम था, उसने अरबी की क्लासेस लगा ली, मैंने वो भी ज्वाइन कर ली। अरबी की क्लासेस ज्वाइन की तो 10 महीने में मैंने
अरबी सीखी, कुरान पाक का पूरा तर्जुमा सीखा, तफसीर पढ़ी, और 10 महीने के बाद वो जो जाली मुल्ला ढेर सारे बन गए थे ना फ्रॉडिये, उनसे मैंने जो सवाल जवाब नहीं दे सकते, उनसे मैं कहता था कि अब मैं अपने लिए, दीन मेरे लिए मेरा क्लियर हो चुका है, अब मुझसे सवाल पूछना तो पूछो। उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड था, लेकिन मैंने पढ़ी हुई नहीं थी, सिविक्स जो कॉलेज में होती नहीं पढ़ी हुई थी। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। एक और अफसर था वहां, सीएस अफसर था, उसके पास से। फिर मेरे साथ एक लॉ ग्रेजुएट जो वो थे, एसपी थे, रिटायर्ड एसपी, मतलब उस वक्त सर्विस में थे। उनसे मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। इसी तरह इकोनॉमिक्स की भी माइक्रो मैक्रो थ्योरी इंटरमीडिएट वो तक कर ली। विद द रिजल्ट के 3-4 क्लासें मैंने ज्वाइन कर ली। 10 से 14 घंटे मैंने डेली स्टडी कर रही। और उसके बाद मैंने वापस आके, पाकिस्तान में वापस आके, मैंने उनको, उस पढ़ाई को फिर मैंने डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहा। तो मैंने ग्रेजुएशन पहले की यहाँ पे आके प्राइवेट, फिर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, फिर मास्टर्स इन वेरी इस्लामिक स्टडीज, फिर मैंने लॉ कॉलेज दाखिला लिया। उसके मेरे 4 तो मेरे वैसे तैयार थे, 4 पेपर्स तो। उसके बाद वहां से वो खैर मुझे छोड़ना पड़ा, फिर मैंने आर्मी कोर्स किया और लॉ में उसमें के प्रैक्टिस की। उसके बाद ऑनर्स मुझे स्टाफ कॉलेज में मिल गया, डिग्री जो ऑनर्स की थी, बीएससी ऑनर्स की। तो विद द रिजल्ट वो 2 साल 4 महीने 12 दिन मेरे थे, उसमें मैंने तकरीबन 10 साल का एजुकेशन हासिल कर ली। अच्छा, अब एक चीज जरा मुझे बताएं कल साहब के, ये जो एक बात की जाती है जी कि 90,000 कैदी थे, एक्चुअल क्या सिचुएशन थी? क्योंकि लोग जो कुछ लोग कहते हैं जी कि तकरीबन 34,000 थे। अब इसमें इन बिटवीन कोई फिगर है या कौन सा फिगर ठीक है? 45,000 हम थे, 8,000 शहीद हो गए थे हमारे 44,000 में से। 44,000 ना, सॉरी 42,000, 42,000 थे हम। ठीक। उसमें से हमारे 8,000 शहीद हो गए थे, ठीक है, और बाकी 34,000 रह जाते हैं। ये जो शहीद बाकी हुए जो थे, थे, ये लड़ते हुए शहीद हुए थे या ये कैंप में शहीद हुए? जी वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं, और 8,000 इंडियन भी मार के शहीद हुए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इस बेसरोसा मानी में चारों तरफ से घिरे हुए, बिल्कुल तिनकों की तरह बिखरे हुए थे ना, दरियाओं के दरमियान में। लोगों को फंगस लगा हुआ था, हथियार खत्म हो गए, लेकिन आखिरी जंग तक लड़े वेरी गैलेंटली। ये मानिक शाह के अल्फाज सुन लेना जी। मानिक शाह, उसने उसके आप एडमिट देखो, किया था। उसने एडमिट किया, उसने कहा कि दे हाँ, वो फॉट वेरी गैलेंटली। करण थापड़ के इंटरव्यू में उसने ये कहा था कि गैलेंटली लड़े थे। उसने साफ, बीबीसी का इंटरव्यू मैंने उसका सुना जो वायरल है, उसमें उसने कहा था कि ये कोई भी इस तरह, ये इनके बस का रोग नहीं था, ये नहीं लड़ सकते थे, कोई भी नहीं लड़ सकता था। 9 महीने मैंने तैयारी की थी, और मैं 1:15 के रेशो पे हमलावर हुआ था। एक सिपाही के अगेंस्ट मैं 15 लेके गया था, और उसने ये कहा था 15 कि दे हैड नो चांस बट दे फॉट गैलेंटली। गैलेंटली ये था। और मैं आपको बताऊं, इसीलिए तो मैंने आपको बताया, कल जो जिक्र किया, ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड की बात कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि हमें मालूम था कि हमारा क्या होना हो रहा है, हमारे पिछले हमें भूल चुके हुए हैं वेस्ट पाकिस्तान वाले, ठीक है, हमें यह भी मालूम था। लेकिन हमारे सिपाही किसी ने मायूसी नहीं दिखाई, एंड तक लड़े। और उस दिन जो कैद गुजारी, मैं ये सवाल आपको ये बताना चाहता हूं, कैद में भी अपना वो लेकर आए, अपना वकार कायम रखा। लिहाजा हारे तो सही, हम हारे नहीं थे, लेट मी टेल यू, ठीक है। जब तक आप विल टू फाइट नहीं दुश्मन की तोड़ते, आप नहीं जीत सकते, तबाही हो जाती है। ये मेरा ओहद था, और उसके बाद मैंने उठकर दिखाया है। मैं सोल्जर ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूं, मैंने उसके बाद भी ये करके दिखाया है। मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला के फजल करम से, खैर, हम वहां पे एक जो चीजें 2-4 और भी पॉइंट जो उठते हैं कैद के दौरान, अब जो सख्तियां होती हैं, उनमें एक है हमारे, यानी कि वो चीजें हैं जिस तरह के, मतलब है कि यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द एनिमी, ठीक है। और खास तौर पे वो एनिमी
वो यानी कैदी जो प्रिजनर ऑफ वॉर होता है, ना तो इसने कोई गुनाह किया होता है, लिहाजा उसका दिल मुतमईन होता है। कौम के लिए गया था ना, लड़ा जितना लड़ सकता था, अपना जमीर मुतमईन था। और लेकिन और ना ही एक तरफ ये, ना ही इसको कोई ऐसे झिझक थी कि ये दुश्मन का, जिसकी दुश्मन के आज कैद में था, उसके बंदे मार के आया हुआ है, लिहाजा उस पर रहम भी नहीं किया जाता। हमें ये मालूम था, हमें कबूल था। इस दौरान मैं आपको, कैद के दौरान एक जो बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है वो है शिमला मुआहदा का। अब हमारा सुबह शाम जो था, हम वो प्रोफेसर साहब के गिर्द हो जाते थे, वो खबरें खबरें सुनते थे, ये जो रेडियो पे इनकी टीवी लगी होती थी बाहर, मतलब कुछ प्रोपेगेंडा की होती थी, कोई दूसरी होती थी, अखबार अखबार वो देखते थे। तो उस शाम को हम इकट्ठे होते थे उनके पास, प्रोफेसर साहब के पास, उसको हम प्रेस क्लब कहते थे। वो शाम को इतने अच्छे थे कि दुनिया में किसी खित्ते में कुछ हो जाए, वो उसको घूम फिरा घुमा के वो हमारे रिहाई से लिंक कर देते थे। लिहाजा रात को सोने के लिए हमें कुछ ख्वाब अच्छे मिल जाते थे कि शायद ये मूवमेंट जो हुई है ये भी हमारी रिहाई के लिए हुई है। अब मैं आपको बताऊं कि भुट्टो साहब का जहां तक किरदार है यहां पर, यानी जब हम मर रहे थे, भुट्टो साहब को नजला हो गया था, 3 दिन उन्होंने जाके वहां यूएनओ में हाजिर नहीं हुए थे, जिन दिनों में हम मर रहे थे, हमें गलत सहारा दिया गया और हम मरते रहे। ये उन दिनों, उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि शिमला अकॉर्ड जो है पाकिस्तान की तारीख में डिप्लोमेसी में इंतहाई खूबसूरत अमल है, उनका बहुत बड़ा कारनामा है। हमने इसको मिनट मिनट मॉनिटर किया, मिनट मिनट मॉनिटर किया, क्योंकि हमारा जिंदगी इसके साथ वाबस्ता थी। हमने पहले पहले तो ये हुआ कि जब वो इतनी ज्यादा बकवास करते थे कि इंडियन अखबार और ये वो, कि पाकिस्तान से ये भी तावान ले, वो भी तावान ले, 47 में इतने करोड़ देना था वो भी ले, सो मच सो के कह नहीं सकता, वट एवर द कैप्टन सिंह, बकवास करते रहे। अच्छा, लेकिन इधर से हम देखते थे कि हमारी गवर्नमेंट परवाह नहीं कर रही थी, भुट्टो साहब के बयान सख्त आते थे, इससे उन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सबलाइम होते गए। और फिर उसके बाद ये जब शिमला मुआहदा हुआ, शिमला मुआहदा से हम लोग, पहले तो ये हुआ कि उससे इम्पैस था, हम लोग बहुत मायूस हुए कि जी वापस जा रहे हैं, अब 2 साल बाद कोई आएगा। कोई कहता था कि पता नहीं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अभी तक रिहा नहीं हुए, हमारे साथ क्या होगा। खैर, उसके बाद उन्होंने, जब ये लास्ट उन्होंने गेम खेली इंदिरा गांधी से डायरेक्ट मिलने की, 2 जुलाई को, उस दिन शाम को, तो उन्होंने जब मुआहदा किया, ये हमारा मुआहदा बनता है, और जब हमने मुआहदे की शराइत पढ़ी तो हम तो रो पड़े, बड़ा दिल खराब हुआ कि 5 पॉइंट आपने लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट टोटल मुआहदे के थे, और छठे पॉइंट में एक छोटा सा सेंटेंस आता था कि इंक्लूड मॉडलिटीज वर्कआउट करेंगे इंक्लूडिंग रिपेट्रिएशन ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। हमें तो बहुत मायूसी हुई कि ये क्या हो गया हमारे साथ। बाकी आप उसमें लिखा हुआ था कि जी हम कम्युनिकेशन बहाल करेंगे, कोई मतलब है कि आप फौजें अपनी वापसी पे चली जाएंगी एंड ऑल दैट, जो कुछ था। असल में क्या था कि यहां से ये शोर मचाते गए थे प्रिजनर वॉर के लिए, वो पक्के थे प्रिजनर वॉर को नेगोशिएट करने के लिए, और वहां जाकर ये मान गया कि ठीक है प्रिजनर वॉर के बाद में भी बात कर लेंगे। और इसका जो था, जिन्होंने जो मेन काम किया वो 2 किए। एक तो ये था कि फौजें जो है 17 तारीख तक, दिसंबर 71 के जो पोजीशन पर वापस चली जाए और बेहतरीन तल्लुकात कायम किए जाए दोनों तरफ से। और दूसरा ये था कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल बना लिया, और ये था कि इंडिया इतना, यानी कि इंडिया की देखें हालत ये थी कि उन्होंने उसमें दिखाया कि जी वो जो है कोई भी किसी पर एग्रेशन नहीं करेगा वगैरह वगैरह जो था। हालांकि मैं इसलिए इसमें मैं क्यों देता हूं क्रेडिट भुट्टो साहब को, कि जंगें फैसले नहीं करती, जंग की ही इसलिए जाती है कि मुज़ाकरात के मेज पर ताकतवर जुबान इस्तेमाल कर सके। जीतने वाला ताकत की जुबान इस्तेमाल कर सकता है, बनवा सकता है शराइत। इस जंग में जब भुट्टो मुआहदे में गया है, शिमला मुआहदा जब हो रहा था,
तो कमजोर तरीन पोजीशन में था, लेकिन इसके बावजूद बगैर कुछ दिए बहुत कुछ ले आया, बगैर कुछ दिए इंतहाई कमजोर पोजीशन में गया था। लेकिन क्या था कि जब इसने परवाह नहीं की सिविल, ये अपने वो जो थी, जो उनके लिए नेगोशिएटिंग पॉइंट था ना प्रिजनर वॉर का, उसको जब नेग्लेक्ट किया, फौजें वापस आ गई। फौजें जो ये वापस होनी शुरू हुई, तो फिर और ये डिप्लोमेटिक शोर मचा दिया दुनिया में कि जब फौजें वापस हुई, ये होता है सीज फायर सही वाला। उसके बाद कोई जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक कोई किसी के कैदी नहीं रख सकता। हिंदुस्तान क्यों एक्सप्लॉइट कर रहा है? ये एक बहुत अच्छी गेम थी जिसकी हमें कुछ दिनों बाद समझ आई। अगरचे प्रोफेसर साहब ने उस दिन भी हमें कहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये हो जाएगा, लेकिन ये उस दिन हमें समझ आई कि बहुत खूबसूरती से खेले, कि हमारे पास कुछ भी नहीं था उनके लिए, ठीक है, इंतहाई कमजोर पोजीशन थी। इधर भी इलाका उनका 5000 मील के करीब इलाका उनके पास था। इतने आदमी लोग आपके थे, देखे, सोल्जर ना सही, सिविलियन थे, बच्चे थे, ये जो 93,000 बताते हैं, फैमिलीज थी। अब इतने लोग भी फंसे हुए हैं आपके आपके यहाँ पर भी सोशल उसके प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। बल्कि इंडिया ने उन दिनों ये लिखा गया था, मैंने जो पढ़ा, वो उन दिनों कुलदीप नैयर वो जो थे नेचुरल जवानी के आलम में थे, मैंने खुद उनके अखबारों में पढ़ा था, ये लिखा हुआ कि जी इसको जो है इसको थोड़ा और प्ले करें, ठीक है जी, और ये इसको प्ले कराएं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज उठाई गई कि जी हमारे प्रिजनर वार वापस लाए जाएं, जल्दी लाए जाएं, वगैरह वगैरह, जो कुछ हुआ। कुछ तो नेचुरली तकलीफ भी थी। तो ये एक मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ शिमला माहदे के मतलब इसमें जी इसमें इसमें एक चीज जरा मुझे बताएं, थोड़ा जरा पीछे जाके, कि जो ऑपरेशन के दौरान एक और प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया जाता है, वो है रेप्स का और इस तरह की ज्यादतियों का, कि जी पाकिस्तानी फौज ने ये किया और वो किया। वो शर्मिला बोस की बुक जो आई है उसने भी काफी चीजें क्लियर की हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप तो वहां पे थे, तो आप क्या देख रहे थे कि इस तरह की चीजें हुई हैं वहां पे? मैं उस वक्त भी वहां पे था, और जब शर्मिला बोस पाकिस्तान आई हैं, यहाँ पर सेठी साहब वगैरह थे, सारे मौजूद थे, तो लोग बड़े खुश थे और उसको कह रहे थे कि शर्मिला को कि जी आपने बहुत अच्छा सही दिया तजिया, क्योंकि उसने कहा था कि 30 लाख रेप नहीं थे, 3 मिलियन नहीं थे, 10,000 थे। मैंने कहा जी शर्मिला मोहतरमा, मैं समझता हूं कि आपने नहायत चालाकी से आपने अनबिलीवेबल फिगर को बिलीवेबल फिगर में कन्वर्ट कर दिया है। यानी 30 लाख तो जो सुनता था वो कहता था बकवास है, कोई भी, एनी वन, लेकिन जो 10,000 सुनता है वो बिलीव कर जाता है। तो मैंने कहा मोहतरमा आपने ये जो हमारे साथ किया है ना, ये मैं आपसे इंप्रेस नहीं हूं, ये लोग होंगे जो होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये वारदातें हुई हैं और सजाएं हुई है उन लोगों को, और जहां पर भी आर्मी इस तरह लॉन्च होती है ये वारदातें भी होती हैं, और अगर वो आर्मी हार जाए तो प्रोपेगेंडा भी दबा के होता है। अब उस रेशो को आप अगर लें, ठीक है, तो इतना नहीं था, ये इस तरह का था जिसको कहते हैं एक अमूमी सी बात, कोई स्पेशल बात नहीं थी कि जैसे रेप का ही काम था इनको, और को काम ही था हमारे 30,000 बंदे को 30 लाख फौज को उनको रेप करना था। ऐसा कतन कोई बात नहीं थी। अब मैं यही, जब मेरे से यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एक दो दफा लेक्चर लोगों ने बुलाया इस पे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार यही आर्मी आपकी, ये हर जगह इस्तेमाल हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, अपना KPK में हुई है, पंजाब में हुई है, सिंध में हुई है, हर जगह पर। तो मैंने कहा इनका कितनी देखा आपने कि ये काम करते हुए, कितनी वारदातें हुई हैं? उतनी ही होती है जितनी आपके सोशल एरिया में वैसे हो जाती हैं। तो ये वही आर्मी है, वहां जाकर कोई नई हो गई थी। और फिर जब 5 बंदे से भी नहीं इकट्ठे नहीं निकल सकते थे, 10 बंदे भी कहीं नहीं निकल सकते थे, बाद में तो क्या हालत हो गई थी ना, चारों तरफ मुक्ति बानी है, उनको मरने का डर है, उनको फायरिंग का डर है, डूबने का डर है। उस वक्त वो जाके लोगों घरों में रेप करते फिर रहे थे। यानी अकल की कोई मंतक होती है? ये इल्जामात लगते हैं, और हर इस तरह के ऑपरेशन में
और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता हार जाए तो वो। अब उसमें बात ये थी कि चूंकि हमारे बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, भुट्टो साहब का भी हिस्सा था इसमें डाला, हर बंदे ने हिस्सा डाला, लिहाजा हमारे लिए वापस आने तक मैं भुट्टो साहब को इसलिए लीडर तस्वर करता हूं कि पाकिस्तान को इन हालात में उठाया बेहतर तरीके से था। शिमला मुआहदे में नंबर 1 आई एम रियली इम्प्रेस्ड, नंबर 2 वापसी पर उठाया, लेकिन उसमें एक की जो बात थी वो गलत थी और वो नैरेटिव था। जो नैरेटिव पाकिस्तानियों को दिया गया कि आर्मी ने ही सब कुछ किया और आर्मी हार के आई। हमूदुर रहमान कमीशन को ये नहीं कहा गया कि पता करो कि ये कैसे हुआ सारा कुछ। उनको भी बताया गया कि 70-71 में कैसे हालात हुए कि आर्मी को हथियार डालना पड़े, यानी फोकस किसके पे था? आर्मी पे। हालांकि ये 48 से लेकर हर बंदे ने अपना हिस्सा डाला है इस ढाका फॉल के अंदर। तो इसमें तो फिर भुट्टो साहब भी शामिल है, जिनको आप कह रहे हैं ये कि उन्होंने बड़ा बिल्कुल अच्छा काम शामिल किया। है। मैं उन्होंने अर्ज उन्होंने कर उन्होंने भी तो ये कहा था ना कि उधर तुम इधर हम। देखिए, नहीं बहस में इससे थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, जरूरी है वो भी। पहली दफा जब आपने जमहूरी लोगों ने जब पैरिटी का कानून बनाया था बंगाल में, बंगाल के लिए, आप मुझे बताएं क्या वो जमहूरी कानून था कि जनाब आप 56% है, हम 44% है, ठीक है जी। उस लिहाज से जो सीटें अब बनी थी 162 उनकी और 138 यहां पे, उस वक्त 150 बननी थी। दैट मीन्स 12 नेशनल असेंबली की सीटें जो हैं आप हमें दे दे क्योंकि हम आपके भाई हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? उधर और इधर का तो मामला आपने 55 में कर दिया था, ठीक है। पहली बात ये सुन लें। दूसरी बात 57 में, 56 के आइन में जब बनाए, वो इस काबिल ही नहीं था कि चला सकता मुल्क को। उसके बाद 57 में नारा लग जाता है बाय बाय पाकिस्तान। अब्दुल हमीद बाशानी, जिसके लोगों से मैं मिला हूं, जो कि खुद लड़के जिन्होंने सिलट छीना था इंडिया से, ठीक है, टी गार्डन एंड वगैरह जो आपका जो खूबसूरत इलाका है, वो इन्होंने छीना था बेचारों ने, ये इन्होंने जंग लड़ी थी मौलाना बाशानी ने। वो 57 में तो उन्होंने बाय बाय पाकिस्तान का नारा लगा दिया गया था। असल वो लोग हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वो 48 से लेकर 58 के दरमियान 10 साल, जिसमें पाकिस्तान का असल में जुग्राफिया सीधा होना था, तारीख सीधी होनी थी, स्ट्रेटजी बननी थी, पॉलिसीज बननी थी। ईस्ट पाकिस्तान को वो जो मैं कहता हूं सेंसिटिव बेबी था, उसको सेंसिटिविटी का कोई इजाला करना था। उसके दौरान इन्होंने नारे लगवा लिए थे। पहले जिम्मेदार वो हैं। मेरे वो लोग जर्नलिस्ट, वो लोग मेरे जो उस वक्त के मायरे वो उसका समझे जाते थे, तदब्बर वाले, जो हमारे दानिश्वर थे, किसने इस चीज की निशानदेही की? कोई है आपकी तारीख में? मुझे तो नहीं मिला एक भी वर्क जो ये कहे कि कभी इन्होंने मिलकर बैठे थे कि जी ये हमारा मामला, इसको कैसे सीधा करें। बाबा के तो टाइम ही नहीं मिला उनको। उस वक्त ये था कि नाउ और नेवर वाली बात थी, हमें पाकिस्तान लेना था। आज लोग कोट करते हैं कि जी वो मौलाना आजाद ने जो कहा था, ठीक है, मौलाना आजाद की मानते तो आज आपको ये मुल्क मिलता? यही हालत होती जो हिंदुओं इंडिया में आज की मुसलमानों की हो रही है। वो गलत थे। और जो बाकी बातें थी कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, हाँ, उसका अजाला करना था पहली पहली दिहाई में, उसको दुरुस्त करना था। कहीं पर भी मुल्क बने नया तो यही प्रॉब्लम होते हैं वहां पर। इनको चाहिए था वो, एक्चुअली ये उस वक्त ये किया जाता है जब भी कोई इनकलाब आता है, इस तरह बड़ी चीज होती है, बहुत सारी चीजें ये होती है कि जी ये हम बाद में आपस में घर में कर लेंगे, पहले ये तो हासिल करें। यही बाबा के वक्त में यही था। उसके बाद जो बाबा ने खोटे सिक्के कहे थे ना 48 से 58 के दरमियान में, जिसको ये जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ, उनसे पूछें कि उन्होंने मुझे किस तरह दिया था। ये 57 में नारा लगवा दिया हुआ था और सबको पता था, कोई भी कितना प्यार नहीं करता था। उसके बाद फिर आते हैं, उसके बाद
ये मैं सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं जिसने किया है। अयूब तो के दौर में बेसिकली तो आप फिर ये कह रहे हैं कि बहसीयत कौम हर हर तबका फिक्र जो है या वो फेल हुआ है मैं उसमें। अर्ज करता हूँ एजुकेशनिस्ट से मैं पूछता हूँ, बाद में मरसिया लिखे जी हमारा भाई जुदा हो गया हमसे, वो भाई देखा था कभी? कभी उसको किसका किया था? कितने आपने इकबाल का कलाम बंगाली में, अच्छी अच्छी कहानियां पाकिस्तान की, अच्छे इमेज की कहानियां आपने बंगाली में लिख के भेजी हो वहां पर, जो वहां राइज हुई हो। कितने कितने यहाँ के लोगों को बंगाली में टैगोर, बहुत खूबसूरत उसकी राइटिंग है, मैंने जो पढ़ा है उसके मुतालिक, खैर इंग्लिश में पढ़ा है मैंने तो वहां से और उनके लोगों के आपने कितनी यहाँ पर वाकफियत कराई। आपका इंटरेक्शन क्या था? एक जहाज आता और जाता था डेली, उसमें 80% वही मुलाजिम होते थे जो आते जाते रहते थे। तो आप जब 1000 बंदा भी डेली इंटरेक्शन नहीं कर सकते, आप उस भाई की खातर, मैं एजुकेशनिस्ट से ये पूछता हूँ कि आपने क्या इसमें क्या किया था? आपने, आपका क्या हिस्सा था? कोई सोच विचार का मुझे किसी किसी उसमें नजर नहीं आता। ये एक दिन की बात नहीं थी, ये सब जब बना बनाया, जब ये मुजीब का इतना स्ट्रांग हो चुका था, वो कौम बन चुकी थी। मैं कहता हूं वो एक कौम बन चुकी थी। दो कौमी नजरिया दोबारा बहाल हो गया था। पहला दो कौमी नजरिया रिलीजन बेस्ड था, दूसरा रीजन बेस्ड था। जो हम इख्तलाफात कहते थे, 8 पॉइंट अब देते थे, जो बाबा देते थे कि हमारे इंडिया के साथ मुख्तलिफ है, उनमें से रिलीजन अगर निकाल दें तो 7 पॉइंट हमारे इनसे भी मुख्तलिफ थे, जिसका अजाला करना चाहिए था, जिसके लिए कुछ कुछ करना चाहिए था, या फिर ये था कि उनके साथ मुज़ाकरात करके एक कन्फेडरेशन टाइप बना लेते। जोग्राफियाई मजबूरी थी ना, कंपल्शन थी बहुत सारी, तो वो भी हो सकता था। ना वो किया ना ये किया, और एंड पर जो जब हम गए हैं बीच में, उस वक्त इन सबको पता था कि ये पाकिस्तान जा रहा है। ये जितने भी पावर कॉरिडोर में थे, जितने सियासत में थे, जितने राइटर थे, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, जितने सीनियर हमारे थे, जनरल थे, सबको ये नजर आ रहा था कि जा रहा है। अब बात ये थी कि किसके गले में ये बांधा जाए तौक कि ही इज डिस्ट्रॉयर ऑफ पाकिस्तान, जो कि बाद में सबसे जो धुत बंदा था या खान मिल गया और उसके गले में बांध दिया गया। मुझे उससे गरज नहीं है वो क्या था। मैं कहता हूं कि अगर वो शराब में धुत पड़ा रहता था, उसको पता नहीं था, तो बाकी पाक कौम ने क्या सबने पी रखी थी? क्या सबने पी रखी थी? क्या इनको होश नहीं था? क्या मेरे राइटर्स को होश नहीं था? क्या मेरे दानिश्वरों को होश नहीं था? क्या मेरे सियासी लोगों को होश नहीं था? मैं तो वहां फंसा हुआ था। यहां पे क्या हुआ? आज फकत आर्मी पे इल्जाम देने की बजाय मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये किताब बिछड़ गए लॉन्च की 2018 में, शामी साहब ने, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने तकरीर करते हुए, खुर्शीद कसूरी का भी यही व्यू था, वो भी मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे आज कहने में कोई झिझक महसूस नहीं कर होती कि इस किताब के पढ़ने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि अंदर एक्चुअली डिटेल में क्या होता रहा है। उन्होंने ये कहा, शामी साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे ये किताब पढ़ने से पहले जो अंदर नीचे लोअर लेवल पे जो जो कुछ होता रहा है, सोशो पॉलिटिकली किसी ने नहीं लिखा ना, कि जो होता रहा मुझे नहीं मालूम था, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती ये कहते हुए, मैं बर्मला कहता हूं कि वहां आर्मी नहीं, हम हारे थे, हम सारे हारे थे। ठीक है, ये मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब का कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने इस किताब की जब मैंने लॉन्चिंग सेरेमनी की है उस पर फरमाया था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मुझे इस दौरान, ये जो अब बाद में आता है कि एक दूसरे पे इल्जाम धरने की बजाय, मैं कहता हूं कि सब अपना अपना गिरेबान जरा झांके, और अब जो बचा है पाकिस्तान, उसकी सॉलिडेरिटी का कुछ कर लें, उसमें वो चीजें ना पैदा करें। वहां पर मैं आपको बताऊं, मुझसे पूछा गया था, ये मैंने बुक में लिखा हुआ है कि इसके वजूहात क्या है, मुझे पूछा किसी ने कि इन नटशेल मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझसे पूछा था
तो मैंने कहा था कोता नजरी थी हमारे दानिश्वरों और सियासतदानों की, और उसके साथ खुदगर्जी, और उसके बाद ये मतलब है कि लातअलकी थी ब्यूरोक्रेसी की, जो कि हुक्मरान थे, और उसके साथ खुदगर्जी और असेसमेंट फेल्योर, टास्क असेसमेंट फेल्योर जनरल्स की, सीनियर जनरल्स की थी, और खुदगर्जी थी। खुदगर्जी मैंने तीनों एलिमेंट के साथ रखा है, और उसके साथ अपने अपने फेल्योर भी अपने अपने गिन ले, उसके साथ बाकी जो आगे मैं बता रहा हूं, एजुकेशनिस्ट हैं, दूसरे हैं, तीसरे, सब इवन सिविल सर्विस में। यार देखो, सोसाइटी में क्या था, हमें यही पता था कि यहाँ ढाका की मलमल हुआ करती थी, नंबर एक। नंबर दो, जो वहां जाते हैं उसको मक्खी बना के रख लेते हैं, वहां बंगाल का जादू चलता है। हाँ, बंगाल का जादू था तो सही, बहुत प्यारे प्यार करने वाले लोग थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। कितनी किताबें लिखी गई है पाकिस्तान में 50 साल में, कितनों ने सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस लिखा है, सब ने, किसी ने लिखा फलां गलत, किसी ने लिखा जर्नैल गलत, किसी ने लिखा फलां की रात रंगीन, फलां का दिन रंगीन। अरे यार, इसके अलावा का ये किसी ने लिखा, मैंने इस किताब में एक्चुअली ये लिखा है कि वहां इंसान भी रहते थे, वहां उनका एक सिस्टम भी था, उनका एक दिल भी था, उनका एक अपना सोच भी थी, ठीक है, उम्मीदें थी उनको बहुत पाकिस्तान से, तभी तो उन्होंने आगाज किया था। उनको एक बार फिर लग रहा था जैसे ये 2000 1905 में जो किया हुआ, जो 1911 में अंडू किया गया था, उनको एक दफा फिर लग रहा था कि ये अंडू किया जा रहा है। ये वो सिस्टम था जिसके लिए इसमें मैं आपको इसमें बात, कर्नल साहब, इसमें एक चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि वो बड़े प्यार करने वाले लोग थे, और जिस तरीके से वो चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ चलना, उसमें मसाइल आए। इसमें आपकी एक पर्सनल एक हुक भी है, आपका पर्सनल एक सोशो पॉलिटिकल, आपने जिस तरह कहा कि सोसाइटी को आप पीछे नहीं कर सकते, तो आपकी एक पर्सनल कहानी भी साथ साथ चलती रही वहां पे, वो उसके बारे में थोड़ा सा जरा बताएं। देखें मैं आपको बताऊं, ये एक हादसा था जो अक्सर नौजवानों के साथ पेश आ जाता है, कोई कह पाता है, कोई नहीं कह पाता। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये साइड मैंने किसी किताब में नहीं लिखी थी कि वहां इंसान भी रहते थे। हकीकत में आपको बताऊं, बहुत प्यार करने वाले लोग थे। क्या ये काफी नहीं कि आज इतने साल, 90-90 साल की उम्र में, 45-45 साल उनको कैद हुए, और उसके बाद भी वो फांसी चढ़ रहे हैं आपकी खातर। जिसने भी हमसे प्यार किया उनके साथ यही हुआ, और मेरी कहानी भी कुछ ऐसे थी। मैं ये भी लिख सकता था कि मैं दिन को काम करता था, उसके बाद पिछले पैर को मैं तबलीग चला जाता था, अभी मैं वाह वाह करवा देता। नहीं, मैं एक नॉर्मल, एक अच्छा भला, ठीक है, अच्छा भला मैं एक नौजवान था, हंसता खेलता नौजवान था, ठीक है। और मेरा काम भी कुछ ऐसा था कि मुझे कांटेक्ट रखने पड़ते थे, तो मैं जहां पे होता था, मैं आपको बताऊं, इस किताब में मैं अल्फर्ड कह सकता हूं, मैंने सब चीज सच जो है, जो लिखा है वो सच लिखा है। जो चीजें आज हमारे फासले बढ़ाएं बांग्लादेश से, जो चीजें दुख की दोबारा करें, उन जख्मों को मैंने छोड़ा है, कुरेदा नहीं है। छोड़ा होगा, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़ी है बीच में, ठीक है। सारी लिखता तो शायद वॉल्यूम कितने बन जाते, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा मकसद यह है कि वो वननेस तो हमारी फॉर एवर चली गई, ठीक है, लेकिन क्लोजनेस फॉर एवर इज स्टिल देयर, इट इज अवेटिंग अस। अब हमें चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर ताल्लुकात पैदा करें। वो प्यार करने वाले लोग थे। मेरी कहानी जो है एक रियलिटी है, जिस तरह था मैंने वैसे ही लिख दिया, और मुझे उस पर कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। मुझे काफी लोगों ने कहा कि जी, लोग तो पहले कहते हैं कि जी वो वहां पर जी लोग लड़कियों के चक्कर में थे, फलां में। लड़कियों के नहीं, एक लड़की के चक्कर में जिससे कि इंसान शादी करना चाहता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं वहां ना होता, मैं यहाँ होता, कोयटा में होता, कराची में होता, कहीं पर भी ये हादसा आ सकता था। हर घर के पेश आता है। सिर्फ मैं, आई हैव बीन वेरी क्लियर
एंड वोकल इन दैट, जो मेरे साथ एक्चुअल जिस तरह मेरी, क्योंकि मैंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक। जैसे जैसे मुझे पेश आया वैसे मैंने लिखा। मैंने उनको उस वक्त कुर्बानी देते देखा जब उनको बताया गया, बार बार कंटेक्ट किया जा रहा था कि ये कप्तान दे दो, ये मरवा दो पंजाबी कप्तान, तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। और उन लोगों ने नहीं किया, और वो 2-2.5 लाख बाद में तबाह हुए। उनमें वो, उनको पता नहीं कौन सी जगह पर कौन से पानी ने, कौन सी मिट्टी ने उनको दिया होगा, कफन दिया होगा, लापता। मैंने 6 साल बाद में तलाश किया, नहीं मिले। इवन 2016 तक मैंने फिर भी पता करने की कोशिश की। लॉस्ट फॉर एवर, बिछड़ गए। बिछड़ गया, मैंने लफ्ज, इसका जो टाइटल है उसमें भी एक हुक है, और वो हुक महसूस की जा सकती है कि शायद होपिंग अगेंस्ट होप, कि चले बिछड़ गए। और बहुत बिछड़े, सिर्फ हम नहीं बिछड़े, हमारे एक पूरे, वो भी बहुत सारी दुनिया बिछड़ी है इसके अंदर, ठीक है। और किसकी वजह से? सोच आगे की नहीं थी, आगे की दूर तक सोचने वाला कोई नहीं था ना, दूरदेश कोई नहीं था। बाबा चले गए, लियाकत अली खान के साथ कोऑपरेट नहीं किया फ्यूडल्स ने, मरवा दिया, ठीक है। उसके बाद जो धमा चौकड़ी बची, जैसे आजकल है, इकट्ठ हुए हुआ है। आजकल भी हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही इकट्ठ है, बाहर की कोई किसी की राग अलाप रहा है, कोई किसी मुल्क का राग अलाप रहा है। तो बेसिकली ये आप ये कह बताओ रहे हैं कि हमने सबक नहीं सीखा। हमें, यही तो मैं, इसीलिए मैं भी खुल के बात की है कि हमें सबक सीखना चाहिए, कि हमें, हमारे सामने मॉडल है, एक मॉडल तैयार किया जाता है, एक हंसता बसता खूबसूरत, हर बंदा खुश, ठीक है। लीबिया खंडर बना दिया गया, रुल गए लोग। इराक, कुवैत, उसके बाद बाकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, आप देखे इजिप्ट का क्या हालत हुई है। एक मॉडल हमारे सामने है, वही मॉडल अब पाकिस्तान में लाकर रिपीट किया जा रहा है, और लोगों को एहसास नहीं आता। मैं इस बात की बात करता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान में ये रहा, हम जी जमहूरी हैं। अच्छा जी, क्या जमहूरियत है आप में? हम जमहूर को बोलने नहीं देते, ओके, जमहूरियत, और वो भी जमहूर के बगैर, नो। अब दूसरी बात क्या है कि जी इसके मुतालिक हम इसका फलां 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 जब भी बहस करने बैठते हैं दानिश्वर हमारे, और ये इंटेलेक्चुअल जो डिबेट्स होती हैं, इनमें बजाय आगे जाने के कि हमें क्या करना है, क्या सजेस्ट करना है, पीछे के लिए उलझ जाते हैं कि फलां ने ये किया था, फलां ने ये किया था। हाँ, मैंने भी मेंशन किया है, मैं तो तारीखी वाकयात लिखने तो लिख दिए हैं मैंने, मैं इस पर मजीद नहीं करता बात। तारीखी वाकयात मैंने लिखा, मुझे को बताया मैं कहाँ गलत लिखा है, जो मुझे समझ आई है, जो मैंने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक उतना है। मैंने लिखा। इसमें हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी क़यादत अता करे, ऐसे लोग अता करे कि जो इस मैं यहाँ पर एक कहना चाहूंगा, सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा यहां पर मैं सब पाकिस्तानियों को, कि ये मैं जानता हूं कि दुनिया में हम किसी के साथ रहें, कुछ भी हो, किसी को भी हम करें, जब पाकिस्तान की तरफ इशारा होता है, उंगली किसी की उठती है, हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ अकल करने की भी जरूरत है। मिन हैसल कौम, एक मुआशरे को एक जागने की और शऊर देने की जरूरत है। ये शऊर वो तमाम लोग दें, और फिर कोई ऐसी क़यादत लाएं जिस पर एतमाद भी किया जा सके। अगर इसको बदलना चाहे, 73 साल की जिंदगी में जब भी जमहूरी कोई तहरीक उठी है जमहूरियत के लिए, वो जमहूरियत को कत्ल करके वापस लौटी है। उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, उनके पास कोई अल्टरनेटिव अच्छा नहीं था बेहतर, पहले से बुरा लेके आए, और फिर उसके बाद फिर कहते हैं जमहूरियत। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि शऊर के साथ चलें। पाकिस्तान में आज आज हमारा जो आईन है, इसी को ही अगर ईमानदारी से अपनी सोसाइटी में अपनी इम्प्लीमेंट करना शुरू करते, तो अभी भी कुछ नहीं किया। ये इस्लामी भी है और जमहूरी भी। इंशाल्लाह। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो आपने बातें की हैं वो उनके ऊपर अमल भी हो सके, और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है।
तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इसरा किसानों को कन फरूख साहब के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।